हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2023 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100+ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है आज की ये क्लास। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए विथ आंसर, तो आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके जो है इस पूरे क्लास की जो है आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस महामैराथन क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में जो है भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात राज्य के जो है काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र से इसका संचालन शुरू किया गया है। इसका संचालन जो है 700 मेगावाट के साथ 1 जुलाई 2023 से इसका जो है वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र से। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो गुजरात का काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? तो आपको याद रखना है 1140 मेगावाट की। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है ताप्ती नदी के किनारे यह स्थित है गुजरात में। और भारत में कौन कौन से जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जहां से स्टैटिक के तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो सबसे पहला आपको याद रखना है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र या केंद्र, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1993 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला जो है वो है कलपक्कम, या कह सकते हैं मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो है राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बुलंदशहर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है आपको याद रखना है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो कैगा से आपको याद रखना है कर्नाटक। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है राजस्थान, या इसको कहते हैं रावत भाटा जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है। और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। पहला आपसे पूछा जाता है कि भारत में स्थापित भारत का पहला जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भारत में स्थापित पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र में की गई थी। ये आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण कार्य जो है 1961 में शुरू हुआ था। और इसका उद्घाटन जो है 1969 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और इस जो है भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जो है किसकी सहायता से बनाया गया था? तो आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 2000 मेगावाट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना
2013 में की गई थी। तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 1969 में इसका उद्घाटन किया गया था, महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2000 मेगावाट की है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है बार्क। यहाँ से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बार्क का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा भाभा एटॉमिक जो है रिसर्च सेंटर। इसका आमतौर पर जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है ट्राम्बे जो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है इसके संस्थापक हैं डॉक्टर होमी जे भाभा। वर्तमान में निदेशक कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती जो है वर्तमान में इसके निदेशक हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत में जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है NPCIL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन किया जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के 136वें संस्करण में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मोस्ट IMP कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के 136वें संस्करण में पुरुष एकल का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं? स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। और किसको हराकर? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के 136वें संस्करण में जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मार्केटा बोंद्रोसोवा। किसको हराकर? ओनफ जाबेउर को हराकर जो है मार्केटा बोंद्रोसोवा जो है इन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में जो है महिला एकल का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। साल में जो है 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं और यहाँ से जो है 99% आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए देख लेते हैं इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में, ठीक ना। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन जो है ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है, जिसको जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहले आपको याद रखना है 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह किस प्रकार के जो है सरफेस पे आयोजित किया जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट पे आयोजित किया जाता है। यह कब आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन तो जनवरी माह में आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 2023 में जो है मेंस सिंगल्स चैंपियन कौन रहे? तो पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2023 का किसने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। किस देश से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं सर्बिया देश से बिलोंग। और 2023 में जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है आरियाना साबालेंका, जो कि किस देश से बिलोंग करती हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। और यदि 2022 का भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल ने जीता, स्पेन से बिलोंग करते हैं। और 2022 का जो है महिला एकल का खिताब किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन ने? तो ये ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता था, आपको याद रखना है। और साल का जो दूसरा ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है ये फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1891 में की गई थी। और यह किस प्रकार के सरफेस पे आयोजित कराया जाता है? तो आपको याद रखना है क्ले कोर्ट पर आयोजित कराया जाता है फ्रेंच ओपन। और ये कब आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है मई जून में आयोजित किया जाता है।
और ये कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाता है। और 2023 में जो है पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में किसने जीता है, तो आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब 2023 में नोवाक जोकोविच ने जीता, और फ्रेंच ओपन में भी जो है 2023 में मेन सिंगल्स का टाइटल जो है ये नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। और 2023 में जो है फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड देश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता है। और 2022 में जो है पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने जीता था। और 2022 में जो है महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में ये जो है ईगा स्विएटेक, पोलैंड देश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता था। और साल का जो तीसरा ग्रैंड स्लैम आयोजित कराया जाता है, ये कराया जाता है विंबलडन जो है ग्रैंड स्लैम, ये कह सकते हैं विंबलडन चैंपियनशिप। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना जो है टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो ये विंबलडन जो है चैंपियनशिप या विंबलडन ग्रैंड स्लैम है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1877 में की गई थी। और यह किस प्रकार के सरफेस पर आयोजित कराया जाता है, तो ग्रास कोर्ट पर आयोजित कराया जाता है। यह कब आयोजित कराया जाता है, तो जून जुलाई में आयोजित कराया जाता है। ये कहाँ आयोजित कराया जाता है, तो आपको याद रखना है लंदन में आयोजित कराया जाता है। 2023 में जो है विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। और 2023 में जो है विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मार्केटा बोंद्रोसोवा, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जो है विंबलडन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। जबकि 2022 में जो है विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और 2022 में जो है विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब एलेना रायबकीना ने जीता था, ये कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और यूएस ओपन, इसकी स्थापना 1881 में की गई थी। और यह किस प्रकार के सरफेस पर आयोजित कराया जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर आयोजित कराया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अगस्त सितंबर में प्रत्येक वर्ष आयोजित कराया जाता है, न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित कराया जाता है। और अभी इसका आयोजन नहीं कराया गया है। तो 2022 में जो है मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था, तो आपको याद रखना है फी अल्कराज गार्सिया, जो कि स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। और 2022 में वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता था, यूएस ओपन में ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड देश से बिलोंग करते हैं। 2021 में जो है पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में डेनियल मेदवेदेव ने जीता था, रूस से बिलोंग करते हैं। और 2021 में जो है यूएस ओपन में वुमेन सिंगल्स का जो है टाइटल जीता था एम्मा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन देश से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दिए गए ग्रैंड स्लैम हैं उनको जो है आयोजन के आधार पर सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले किसका आयोजन किया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन किया जाता है। फिर दूसरा जो है फ्रेंच ओपन का आयोजन किया जाता है। फिर तीसरा जो है विंबलडन ओपन का आयोजन किया जाता है। और लास्ट में जो है यूएस ओपन का आयोजन किया जाता है। तो आयोजन के आधार पर ये सही क्रम है, ये आपको याद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जगह 14 जुलाई 2023 को जो है चंद्रयान 3 मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला आपको याद रखना है कि चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं, तो आपको याद रखना है सी रितु करिधल जो हैं चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक हैं। अगला पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 2 के समय जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है चंद्रयान जब 2 लॉन्च किया गया था 2019 में, तब इसरो के अध्यक्ष थे मून मैन ऑफ इंडिया के सिवान थे। कौन थे, के सिवान थे, जिन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपको याद रखना है अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है, तो अंतरिक्ष मंत्रालय जो है
हमारे भारत के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रयान जो थर्ड मिशन है वो भारत का चंद्रमा का कौन सा मिशन है, तो थर्ड मिशन है ये चंद्रमा पर भारत का, ठीक है ना। पहला मिशन जो है चंद्रयान फर्स्ट 2008 में जो है लॉन्च किया गया था, और दूसरा जो है 2019 में लॉन्च किया गया था, और तीसरा जो है ये थर्ड मिशन है चंद्रमा पर भारत का, जिसको जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अगला, चंद्रयान जो है 3 का जो है भार कितना है, तो आपको याद रखना है 3900 किलोग्राम है। हालांकि जो है 3896 इसका जो है भार है टोटल, लेकिन यहाँ पास जो है 3900 किलोग्राम सभी जगह दिखाया गया है, ठीक है ना। अगला पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है फेलेनोलॉजी। फेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा का अध्ययन जो है कहलाता है। अगला पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है लॉन्च व्हीकल मार्क 3M4 रॉकेट से जो है चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पहला चंद्रमा मिशन जो है कब जो है लॉन्च किया गया था, मतलब चंद्रयान फर्स्ट जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, दूसरा जो चंद्रमा मिशन है चंद्रयान सेकेंड जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और तीसरा चंद्रमा मिशन कह सकते हैं चंद्रयान थर्ड जो है कब लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। तो ये डेट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो ये आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है ना। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछा जा सकता है कि इसरो जिसके द्वारा जो है चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया गया है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो सबसे पहले तो इसरो का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसरो का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसरो में जो है आर का मतलब क्या है, तो रिसर्च है, एफ का मतलब स्पेस है, और आई का मतलब इंडियन है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यदि डीपली पूछेगा तो। अगला पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो के संस्थापक कौन है, तो काफ़ी बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है विक्रम अम्बलाल साराभाई। विक्रम अम्बलाल साराभाई जो हैं इसरो के संस्थापक फाउंडर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसरो के वर्तमान में जो है निदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है एफ सोमनाथ जो है इसरो के वर्तमान में निदेशक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु जो है कर्नाटक में स्थित है। इसी कारण बेंगलुरु को जो है स्पेस सिटी अंतरिक्ष शहर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एफ सोमनाथ है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि चंद्रयान थर्ड मिशन में कुल कितना खर्चा हुआ, तो 615 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये चंद्रयान थर्ड को जो है तैयार किया गया था। अगला, जो इसरो ने लैंडर और रोवर का नाम क्या रखा है चंद्रयान थर्ड मिशन का जो है, तो लैंडर का नाम जो रखा गया है वो विक्रम रखा गया है। यहाँ पर आप थोड़ी कंफर्म कर लीजिएगा, विक्रम लैंडर का नाम, और रोवर का जो नाम रखा गया है वो प्रज्ञान रखा गया है इसरो के द्वारा चंद्रयान थर्ड मिशन में, ठीक है ना। अगला, भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो ये के सिवान को कहते हैं। चंद्रयान थर्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान या कह सकते हैं अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहाँ से ही जो है चंद्रयान थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया है। अगला, चंद्रमा के किस हिस्से पर चंद्रयान थर्ड को उतारा जाएगा, तो राइट आंसर देगा चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर जो है चंद्रयान थर्ड को उतारा जाएगा। और ये कब तक उतरेगा, तो ये 23 से 24 अगस्त के बीच जो है ये चंद्रमा पर प्रवेश करेगा, दक्षिणी जो है हिस्से पर उतरेगा इसके जो लैंडर हैं और रोवर, ठीक है ना। चंद्रयान थर्ड के लिए प्रमुख किस रॉकेट इंजन का उपयोग किया गया है, तो आपको याद रखना C-25 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है ना।
चंद्रयान थर्ड के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा भारत? तो आपको याद रखना है पहला देश बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में जो है इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान थर्ड मिशन लॉन्च किया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई एक या दो, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, अक्टूबर 2024 तक जो है नाटो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है अक्टूबर 2024 तक। नाटो से आपको याद रखना है कि चौथी बार जो है महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, और ये नॉर्वे के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये नॉर्वे के जो है पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। 2014 में जो है इन्हें नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, नाटो के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? तो नाटो काफ़ी चर्चा में रहा, तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। यदि एन का मतलब पूछे नाटो में तो नॉर्थ है, और ए का मतलब जो है अटलांटिक है, और टी का मतलब ट्रीटी है, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है नाटो का। नेक्स्ट, इसके महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। और वर्तमान में इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो आपको याद रखना है 31 मेंबर कंट्री है। और हाल ही में जो है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है फिनलैंड बना है नाटो का 31वां सदस्य देश, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय फीकल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर जगह शहडोल जिले में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय फीकल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है 2047 तक जो है फीकल एनीमिया को खत्म करना। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शहडोल जिले के पाकरिया गांव में जो है पेफा एक्ट कमेटी से बात किया। इन्होंने पेफा एक्ट के बारे में, पेफा एक्ट से रिलेटेड आपको याद रखना है काफ़ी चर्चा में रहा है। हाल ही में जो है पेफा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश भारत का 7वां राज्य बन गया है। और पेफा एक्ट कब लागू किया गया था भारत में? तो 24 दिसंबर 1996 में भारत में जो है पेफा एक्ट लागू किया गया था। और पेफा एक्ट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब लागू किया गया है? तो जब 15 नवंबर 2022 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है शहडोल जिले में जनजाति गौरव दिवस समारोह में भाग लिए थे, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही जो है मध्य प्रदेश में पेफा एक्ट लागू किया गया था 15 नवंबर 2022 को। और पेफा एक्ट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो पेफा एक्ट 1996 में लागू होने के 15 साल बाद जो है पेफा एक्ट लागू करने वाला 2011 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश, आपको याद रखना है। और अब तक 7 राज्यों ने जो है पेफा एक्ट लागू कर लिया है। तो पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश, दूसरा आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश पेफा एक्ट लागू कर दिया है, तीसरा तेलंगाना, चौथा राजस्थान, पांचवा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा महाराष्ट्र, छठा हो जाएगा गुजरात, और सातवां बन गया है मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको किसकी समिति की अध्यक्षता पर बनाया गया था यह एक्ट? तो झाबुआ के सांसद रहे दिलीप सिंह भूरिया समिति की अध्यक्षता पर जो है पेफा एक्ट जो है बनाया गया था 1996 में, जिसे लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। शहडोल जिले से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का
एकमात्र जो है यूरेनियम उत्पादक जिला कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है, शहडोल जिला है। और मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो है कोयला का भंडार कहाँ स्थित है? तो शहडोल जिले के सोहागपुर तहसील में जो है सबसे ज़्यादा कोयला के भंडार हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। और मंगून भाई छंगन भाई यहाँ के जो है गवर्नर हैं। भोपाल यहाँ की जो है प्रशासनिक राजधानी है और व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर देगा, ये ब्रिटिश बच्चों के एक लेखक हैं और एक निडर लेखक हैं, माइकल रोफेन को हाल ही में जो है पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी पे है अरुंधति राय। अरुंधति राय को हाल ही में जो है यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। और किसके लिए, किस निबंध के लिए? तो इनका एक आज़ादी नामक निबंध था जो कि 2021 में आया था। इसके लिए जो है इन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, यूनेस्को के जो है बेस्टिफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में जगदीश सुधाकर को। और सलमान रुश्दी को आपको याद रखना है साहित्यिक कार्यों के लिए जो है जर्मन शांति पुरस्कार जो है 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग वुमेन कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर किसने इतिहास रचाया? तो राइट आंसर देगा प्रियंका पाटिल जो है महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग जो है के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 के लिए 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात के साथ भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर देगा 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ जो है भारत का टॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर जो राज्य बना है वो बना है तमिलनाडु। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 में तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्यों में चौथे नंबर पर था 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये टॉप बना है 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात के साथ। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक और चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि तमिलनाडु कहाँ स्थित है? तो ये है भारत का एक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु जिसकी उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ, नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा कर्नाटक के साथ और वेस्ट वाली सीमा केरला के साथ और इसकी जो साउथ वाली सीमा लगती है वो इंडियन ओशन के साथ और ये जो ईस्ट वाली सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है? तो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और R.N. रवि जो है वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है ये भारत की सॉफ्ट राजधानी भी कही जाती है चेन्नई और भारत की शतरंज राजधानी भी कहा जाता है जो है चेन्नई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह मैरी कॉम। ये भारतीय जो है महिला बॉक्सर हैं। मैरी कॉम को जो है यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैरी कॉम जो है किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 बार जो है बिफ एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली जो है पहली जो है महिला मुक्केबाज कौन सी है या मुक्केबाज कौन है? एकमात्र ये मैरी कॉम हैं। इन्होंने 2012 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो है कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला मुक्केबाज बनी थी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक ओलंपिक में भारत ने जो है मुक्केबाजी स्पर्धा में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 3 जो है पदक जीते हैं जिनमें से तीनों जो है कांस्य पदक हैं। और मुक्केबाजी में भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था कांस्य पदक? तो ये विजेंदर सिंह 2008 के जो है बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ये जीता था। और नेक्स्ट आपको याद रखना है
2020 के टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन जो कि असम राज्य से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जो है भारत के लिए तीसरा जो है ओलंपिक मेडल जीता था बॉक्सिंग में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटेन में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए यूके अचीवर ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है यूके अचीवर ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में योगदान के लिए। अब तक भारत में जो है कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आइए देख लेते हैं। तो ये जो मनमोहन सिंह थे, आपको याद रखना है कि कुल मिलाकर जो है यदि हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें तो 13 नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और नरेंद्र मोदी जो है 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक ना। बात करें कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, स्टैटिक के तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, और ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। टोटल 16 साल 286 दिन तक, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना। अगला, गुलजारी लाल नंदा, ये भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी हैं गुलजारी लाल नंदा, 13 दिनों के लिए। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल रहा 1 वर्ष 216 दिनों का, और इन्होंने जो है 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आपको याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री थे। अगला, गुलजारी लाल नंदा सेकेंड बार जो है एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने, 13 दिनों के लिए सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। अगला आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी? तो 24 जनवरी 1966 को, ठीक है ना। इनका कार्यकाल कितना रहा? तो 11 साल 59 दिन का रहा, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अनेकों बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और ये कब बनी थी? तो आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1966 को पहली बार जो है भारत की महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मोरारजी देसाई, 2 साल 126 दिनों का इनका कार्यकाल रहा, और सबसे वृद्ध 81 वर्ष में जो है ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मोरारजी देसाई हैं। चौधरी चरण सिंह जो है, ये इनका कार्यकाल कितना रहा? तो 170 दिन का। अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने संसद का सामना तक नहीं किया, चौधरी चरण सिंह, आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी जो है दूसरी बार 4 साल 291 दिनों का कार्यकाल रहा, और प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला, राजीव गांधी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ये कब प्रधानमंत्री बने थे? तो 31 अक्टूबर 1984 को इनका कार्यकाल रहा 5 साल 32 दिन का, इंपॉर्टेंट है। अगला, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था, ठीक है ना। 343 दिनों का कार्यकाल रहा, ठीक है ना। चंद्रशेखर जी हैं तो 223 दिनों का कार्यकाल रहा। और पीवी नरसिम्हा राव, इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। कार्यकाल कितना रहा? तो 4 साल 330 दिनों का, ठीक है ना। 1991 में इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया था। अटल बिहारी वाजपेयी, 16 दिनों का कार्यकाल रहा, और केवल 1 वोट से सरकार गिर गई थी इनके, ठीक है ना। एच.डी. देवेगौड़ा, 324 दिनों का कार्यकाल रहा, जनता दल से संबंधित थे। और इंदर कुमार गुजराल, ये व्यक्तिगत रूप से भारत के जो है 13वें नंबर के पीएम थे, लेकिन ये एक्टिंग रूप से यदि काउंट नहीं करते हैं तो, ठीक है। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी बने 19 मार्च 1998 को, और ये 6 साल 64 दिनों का इनका कार्यकाल रहा। और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि मनमोहन सिंह, ये
कार्यकाल इनका कब तक रहा, तो 10 साल 2 दिन का, और पहले फिक प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। नरेंद्र मोदी इंपॉर्टेंट है, 26 मई 2014 से अभी वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। ये दूसरे गुजराती थे, पहले मोरारजी देसाई थे गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना, गुजरात से बने थे, गुजरात राज्य से, और दूसरे गुजरात राज्य से ही बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक ना। और चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पीएम से रिलेटेड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 23rd सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा किसको नियुक्त किया गया है, तो 3 साल के लिए जो है 23rd जो है सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा से तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता क्या है, तो ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो आपको याद रखना है सॉलिसिटर जनरल, ये आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा जो वरिष्ठ कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है, तो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल, ये भारत का जो है सबसे वरिष्ठ जो है कानूनी सलाहकार होता है। और वर्तमान में जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है कौन है, तो ये तुषार मेहता है। और यदि पूछा जाए वर्तमान में भारत के जो है अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकट रमणी हैं, ठीक है ना। और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ थे। और भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे, तो चंद्र किशन दफ्तरी थे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेलिब्रेटिंग रेजिलेंस एंड हीलिंग हैंड्स थीम के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो डॉक्टर बिधन चंद्र राय जी की जयंती के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को यह जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका PM प्रसाद ने हाल ही में जो है कोल इंडिया लिमिटेड CIL के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है 1975 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है सरकारी स्वामित्व वाली जो है कोयला उत्पादन कंपनी है CIL, ये भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो राइट आंसर जगह केरल राज्य के जो है पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का जो है 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये वरिष्ठ जो है भारतीय कांग्रेस नेता थे ओमान चांडी, जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जो है भारत के जो है चीफ मिनिस्टर किस राज्य के कौन जो है वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, आइए देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है, तो YF जगन मोहन रेड्डी हैं। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री, तो श्री पेमा खांडू हैं। और असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंता बिस्वा शर्मा है, ये आपको याद रखना है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री भूपेश बघेल हैं। और दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो श्री अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है ना। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री प्रमोद सावंत हैं। और गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री भूपेंद्र पटेल हैं, ठीक है ना, दूसरी बार कार्यकाल इन्होंने संभाला है। और हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपको याद रखना है श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा अभी जो है काफ़ी चर्चा में है, तो यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा में जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से बिलोंग करते हैं, है ना। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री हेमंत सोरेन है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री सिद्धारमैया हैं। और केरला में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री पिनरई विजयन हैं।
और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो फ्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक ना। महाराष्ट्र में वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है फ्री एकनाथ शिंदे, और हाल ही में यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने अजीत पवार। और मणिपुर काफ़ी चर्चा में रहा है, आपको याद रखना है, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है एन वीरेन सिंह। इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, ये हरियाणा वाला भी IMP कर लीजिएगा और कर्नाटक का भी IMP करना है, ठीक ना। अगला, मेघालय के वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो फ्री कॉनराड जो है फगमा है। मिजोरम में जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जोरम थांगा, ठीक है ना। और नागालैंड में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो फ्री नवीन पटनायक है। और हाल ही में इनका नाम चर्चा में रहा कि ये भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक जो है रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं नवीन पटनायक। ज्योति बसु का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। पंडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं फ्री एन रंगास्वामी, इंपॉर्टेंट है, ये यूनियन टेरिटरी है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है फ्री भगवंत सिंह मान, ठीक है ना, भगवंत सिंह मान। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं फ्री अशोक गहलोत। सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं PF गोयल, ठीक है ना, गोलाय, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री MK स्टालिन, ठीक है ना। अगला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं फ्री K चंद्रशेखर राव। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है डॉक्टर मनिकफा या मणिकफा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है फ्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री फ्री पुष्कर सिंह धामी। और वेस्ट बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कुमारी ममता बनर्जी, ये आपको याद रखना है। आइए इसी प्रकार देख लेते हैं कि वर्तमान में गवर्नर कौन है। हाल ही में जो है काफ़ी राज्यों में नए गवर्नर की नियुक्ति की गई है और तबादले भी किए गए। तो सबसे पहला आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो है गवर्नर कौन है, तो ये आपको याद रखना है, ये है रिटायर्ड जो है जस्टिस हैं कौन, F अब्दुल नाजिर, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है KT पटनायक, ये आपको याद रखना है शॉर्ट नेम KT पटनायक, ठीक है ना। असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फ्री गुलाब चंद कटारिया। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आपको याद रखना है फ्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्कलेकर, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फ्री विश्व भूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है ना। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फ्री PF श्रीधरन पिल्लई। और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं फ्री भंडारू दत्तात्रेय, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा है हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और फ्री भंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो फ्री शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है ना। झारखंड के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो फ्री CP राधाकृष्णन हैं। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं फ्री थावरचंद गहलोत। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया है, ठीक है ना। अगला, केरला के जो वर्तमान में गवर्नर या राज्यपाल हैं वो फ्री आरिफ मोहम्मद खान हैं। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं मंगून भाई छंगन भाई पटेल, ये काफ़ी चर्चा में रहा राज्य, तो आपको याद रखना है राज्यपाल यहाँ के। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं फ्री रमेश बैस। मणिपुर इंपॉर्टेंट है, मणिपुर राज्य काफ़ी चर्चा में रहा, तो यहाँ के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फ्री अनसुईया उइके हैं जो पहले छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल थी, है ना। मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है, तो ये फ्री फागू चौहान है। मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो कभमपति हरिबाबू हैं, डॉक्टर कभमपति हरिबाबू मिजोरम के राज्यपाल हैं वर्तमान में। नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो फ्री ला गणेशन है। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, ये आपको याद रखना है। और पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं फ्री बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हैं फ्री कलराज मिश्र। सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल हैं फ्री लक्ष्मण प्रसाद आर्य। और तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि। तेलंगाना के वर्तमान में राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल हैं फ्री सत्यदेव नारायण आर्य। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं जो है आनंदीबेन पटेल। और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद बोस, इंपॉर्टेंट है। फिर से दोस्तों मैं आपको जो है बता देता हूँ कि यदि आपको इसकी पूरी PDF चाहिए विथ आंसर के साथ, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ये PDF लिंक दिया होगा, वहाँ से जो है आप इसकी PDF जो है आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत पवार किस राज्य के
उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है अजीत पवार जो है महाराष्ट्र राज्य, ये ऑप्शन थोड़ी गलत हो गया है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा महाराष्ट्र राज्य के जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं अजीत पवार, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र राज्य के जो है आपको याद रखना है मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, रमेश बैस हैं। यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है, ठीक ना, और यहाँ की शीतकालीन राजधानी क्या है, नागपुर है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है चंदोली, गोगामल, नवेगांव, तडोबा नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। भारत का प्रथम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में ही स्थापित किया गया था। बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर है ट्राम्बे मुंबई में महाराष्ट्र में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के 17वें संस्करण में दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस पर IMP कर लीजिएगा। तो दुनिया का सबसे जो है कम शांतिपूर्ण देश बना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान। इस रिपोर्ट में टोटल 163 कंट्री को शामिल किया गया था और 163वें स्थान पर है अफगानिस्तान, 162वें स्थान पर सेकेंड लास्ट पे है यमन, और 161वें स्थान पर कौन सा है, तो सीरिया है, ठीक है ना, सीरिया, ये आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे कम जो है शांतिपूर्ण देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। और यदि पूछा जाए भारत की रैंक इसमें कितनी है, तो 126वीं रैंक है। भारत जो है दुनिया का 126वां जो है शांतिपूर्ण देश है, ये आपको याद रखना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के 17वें संस्करण में, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे जो है शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो टॉप पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है कि आइसलैंड जो है टॉप पे है, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे पर है आयरलैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट जो है इंडेक्स और रिपोर्ट जो है रिलीज किए गए हैं 2023 में, आइए देख लेते हैं। यहाँ से भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। और इसमें टॉप पर कौन सा राज्य है, तो USA है, सेकेंड पे UK और थर्ड पे है फ्रांस। भारत की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में, 42वीं रैंक है, ये याद रखना है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 2023 में जो है जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत की रैंक क्या है, तो 8वीं रैंक है। टॉप पे कौन सा है, तो आपको याद रखना है टॉप थर्ड पर किसी भी देश को नहीं रखा गया है, रैंक 4 दिया गया है डेनमार्क को, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो है ये कौन से देश टॉप पे हैं, तो जापान फर्स्ट पे है, जापान एंड सिंगापुर संयुक्त रूप से फर्स्ट पे है, साउथ कोरिया सेकंड पे, और जर्मनी और स्पेन जो है संयुक्त रूप से थर्ड रैंक पर है। इंडिया की रैंक 84वीं है हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या इंडेक्स 2023 में जो है भारत की रैंक क्या है, तो 126वीं रैंक है। और इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है इस जो है रिपोर्ट को, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया। टॉप पे है फिनलैंड, दुनिया का सबसे खुशहाल देश, सेकेंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे है आइसलैंड, ठीक है ना। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो है UAE टॉप पे है, और सेकेंड टॉप पे स्वीडन, थर्ड पे है जर्मनी, और 144वें स्थान पर इंडिया की रैंक है पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में। अगला आपको याद रखना है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में जो है VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया जाता है। डेनमार्क टॉप पे है और इंडिया की रैंक है 108वीं, ठीक है ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। अगला ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में इंडिया की रैंक 13वीं है और टॉप पे है अफगानिस्तान, ये आपको याद रखना है। इसको जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। ग्लोबल फायर पावर जो है इंडेक्स युद्ध क्षमता के आधार पर जो है औजारों की क्षमता के आधार पर जो है कौन सा देश टॉप पे है, तो इसको जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। और टॉप पे है USA, सेकंड पे है रशिया, थर्ड पे है चाइना और फोर्थ नंबर पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम इंडेक्स विश्व स्वतंत्रता सूचकांक में जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो है भारत की रैंक क्या है, 161वीं रैंक है। और इसको जारी किया गया है किस संस्था के द्वारा, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। टॉप पे है नॉर्वे और बॉटम पे है नॉर्थ कोरिया, ये आपको याद रखना है। अगला ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है रिपोर्ट 2023 में जो है टॉप पे भारत का शहर है बेंगलुरु, रैंक जो है 20 दिया गया है। और टॉप पे है सिलिकॉन वैली और 20 रैंक है भारत का शहर जो है, शहरों की लिस्ट जो है निकाली गई थी, तो उसमें टॉप पर भारतीय शहर है बेंगलुरु जिसका रैंक है 20, ठीक है ना। ग्लोबल जो है कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो है भारत की रैंक क्या है, तो 40 रैंक है, ये आपको याद रखना है। टॉप पे है डेनमार्क, सेकंड पे है आयरलैंड, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा जारी किया गया है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ये वियना शहर है ऑस्ट्रिया का, फिर दूसरा है कोपेनहेगन डेनमार्क का, और तीसरा है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का। इसमें दिल्ली और मुंबई की रैंक आई थी 141वीं रैंक भारत का, ठीक है ना, कह सकते हैं सबसे रहने योग्य शहर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत की रैंक 2023 में 127वीं थी, ठीक है ना। आइसलैंड टॉप पे है, मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है आइसलैंड, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स 2023 में जो रिलीज किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6वीं युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है 6वीं राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें टॉप पर कौन सा राज्य रहा, तो 9 मेडल के साथ टॉप पे हरियाणा राज्य की टीम रही राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में, जिनमें से हरियाणा ने जो है 8 गोल्ड मेडल जीते थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल। सेकेंड टॉप पे रहा उत्तराखंड और थर्ड पे रहा दिल्ली। हरियाणा की प्रिया को जो है बेस्ट बॉक्सर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अगला जो है मोस्ट प्रोमोटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश की बॉक्सर अंजलि सिंह को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई जो है फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन ने और कौन कौन से जो है ग्रैंड प्रिक्स के खिताब जीते हैं, तो आपको याद रखना है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब। ये सारे 2023 के जो टाइटल हैं वो मैक्स वर्स्टैपेन के नाम में है, ये आपको याद रखना है। बेल्जियम के रेड बुल के ड्राइवर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2 केवल आपको ग्रैंड प्रिक्स के नाम याद रखना है। एक याद रखना है अजरबैजान जो है ग्रैंड प्रिक्स, और आपको याद रखना है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स। ये दोनों खिताब जीता है फर्जियो पेरोज ने, जो कि रेड बुल के ही है, फर्जियो पेरोज ने जीता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत के राजदूत कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत। हाल ही में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत हैं और हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए ये चर्चा में थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। के कृतिवासन को हाल ही में TCF के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो है अध्यक्ष के रूप में अतुल वर्मा को नियुक्त किया गया है CCI के अध्यक्ष के रूप में। अगला अश्वनी कुमार को जो है यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है, तो केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है गुजरात में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है। इसको 75 करोड़ रुपए की लागत राशि से बनाया जाएगा।
गुजरात की राजधानी जो है ये है गांधीनगर, ये आपको याद रखना है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के वर्तमान में जो है गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी जो है वो है अहमदाबाद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बंदरों के लिए जंगल बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर देगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है बंदरों के लिए जंगल बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश का जो है इंडिया के मैप पे लोकेशन देख लेते हैं, यहाँ पास स्थित है उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है लगभग 20 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है कौन सा? राजस्थान, ये आपको याद। यहाँ पास है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कथक शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ 2021 के लिए जो है 2023 में यह पुरस्कार दिया गया है किसको? तो आपको याद रखना है गीता, गोरखपुर की जो है गीता प्रेस को जो है गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह संजीव चड्ढा की जगह देवदत्त चंद को जो है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी स्थापना जो है 20 जुलाई 1908 को की गई थी। और विजया बैंक एंड देना बैंक को मर्ज किस में किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। बड़ोदरा गुजरात में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसके संस्थापक कौन है? तो सयाजी राव गायकवाड़ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक हैं। और ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ठीक है ना। हसमुख आदिया वर्तमान में इसके जो है कौन है? तो चेयरमैन है। और फाउंडर कौन है? सयाजी राव गायकवाड़, ठीक है ना। और वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन बने हैं? देवदत्त चंद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 14th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है कुवैत को हराकर भारत 9वीं बार जो है फैफ चैंपियनशिप 2023 की जो है विजेता टीम बनी है। 9th टाइटल जीता है भारत ने कुवैत को हराकर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? फैफ चैंपियनशिप 2023 के 14वें संस्करण में जो है टॉप स्कोरर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री, इन्होंने 5 गोल किए थे। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है सुनील छेत्री जो कि भारत के फुटबॉलर हैं। फेयर प्ले का अवार्ड जीता है नेपाल की फुटबॉल टीम ने। और बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जीता है अनिजुर या अनिफुर रहमान, बांग्लादेश के हैं। और फैफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये नेपाल में किया गया था। ये तो मेंस का टाइटल था जो कि कहाँ भारत में आयोजित किया गया, भारत ने जीता है कुवैत को हराकर, ठीक है ना। और वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था फैफ में, ये नेपाल में किया गया था। और इसमें विजेता टीम बनी थी बांग्लादेश की वुमेन्स फुटबॉल टीम और उप विजेता बनी थी नेपाल देश की वुमेन्स फुटबॉल टीम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पुनः प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन के क्यू डोंग्यू को जो है हाल ही में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया गया है क्यू डोंग्यू को, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली में है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में जो प्रमुख बने हैं वो क्यू डोंग्यू है, ठीक है ना।
और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी बनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में जो है 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसमें मफाल सौंपी गई है अगले G20 समिट की मेजबानी करने वाले देश ब्राज़ील को सौंपी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है G20 जो है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में भी की गई थी। इसमें 19 देश जो है मेंबर कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया भी G20 का एक सदस्य देश है और 2023 की मेजबानी जो है 18वें G20 समिट की मेजबानी अपना देश भारत एक कर रहा है, ठीक ना। चेयरमैन 2023 की किसके पास है? G20 की चेयरमैनशिप नरेंद्र मोदी जी के पास है। और फर्स्ट G20 समिट 2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और 17 नंबर की जो है G20 समिट 2022 का इंडोनेशिया में आयोजित की गई। 18 नंबर की G20 समिट 2023 में इंडिया में आयोजित की जा रही है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा ही जा सकता है करंट अफेयर्स में। 19 नंबर का जो है G20 समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में ब्राज़ील में, और 20 नंबर का G20 समिट 2025 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अगला जो अपना क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर्स का, वो है हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को BCCI ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर देगा अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को जो है चेतन शर्मा की जगह BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने जो है सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है अजीत अगरकर को। BCCI का फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है वर्तमान में प्रेसिडेंट। सौरव गांगुली की जगह इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और CEO हैं कौन? हेमंग अमीन। और सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में BCCI के? वो है जैफा। और मेंस कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच 7वां जिमेक्स 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है? तो राइट आंसर देगा भारत और जापान देश की नौसेना के बीच जो है 7th नंबर का जिमेक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। 7th नंबर का जिमेक्स एक्सरसाइज। और एक और एक्सरसाइज जापान और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है आर्मी एक्सरसाइज धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन किसके किसके बीच किया जाता है? भारत की सेना और जापान की सेना के बीच आर्मी एक्सरसाइज, ठीक है ना। जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। एन यहाँ करेंसी चलती है। नारुहितो यहाँ के एम्परर हैं और फूमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और 2023 में जो है हॉकी महिला जूनियर एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जापान में ही किया गया है। इसमें विजेता टीम कौन सी बनी है? तो भारत ही बनी है दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच जो है फाल्बेक्स और EOD कह सकते हैं एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण केरल में आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर देगा भारत और अमेरिका देश के बीच जो है फाल्बेक्स और EOD एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है, आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है 4 देशों के बीच, मालाबार एक्सरसाइज, जो कि आयोजित किया जाता है भारत इंडिया और USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश की सेना के बीच। वज्र प्रहार एक्सरसाइज का आयोजन जो है भारत और अमेरिका देश के बीच आयोजित किया जाता है। टाइगर ट्रम्प का आयोजन भी जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। युद्ध अभ्यास का आयोजन भी जो है एक्सरसाइज का आयोजन भारत और अमेरिका देश के बीच जो है किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीजन 2022-23 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर का लालियान ज्वाला चांगटे को सम्मानित किया गया है। और
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में जो है वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये मनीषा कल्याण को जो है सम्मानित किया गया है। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन वुमेन्स चैंपियन लीग 2023 जो है खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया है? तो जूनोटिक बीमारियों के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मो जंगल जमी योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर जगह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जो है आगामी 2 वर्षों में जो है आदिवासियों को और वन निवासियों को उनके अधिकारों को प्रदान करने के लिए और भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए जो है मो जंगल जमी योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। भुवनेश्वर मंदिरों का शहर जिसे कहा जाता है यहाँ की राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 23वें शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिट की अध्यक्षता वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है? तो राइट आंसर जगह 4 जुलाई 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो है 23वें शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिट की अध्यक्षता वर्चुअल रूप से आयोजित की गई है। और यह पहली बार जो है भारत के लिए उपलब्धि थी जिसने जो है एफसीओ जो है की जो है अध्यक्षता की मेजबानी की है और इसको संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई 2023 को नई दिल्ली से। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है एफसीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को की गई थी और भारत जो है 2005 में जो है एफसीओ में जो है पर्यवेक्षक जो है देश के रूप में शामिल हुआ था और पूर्ण रूप से जो है भारत पाकिस्तान के साथ जो है 2017 में जो है एफसीओ का जो है पूर्ण रूप से स्थायी सदस्य बन गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है बीजिंग चीन में जो है एफसीओ का हेडक्वार्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला आपको याद रखना है कि झांग मिंग जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, एफसीओ के चेयरमैन हैं कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि एफसीओ में टोटल कितने देश हैं? तो आपको याद रखना है एफसीओ में जो टोटल देश हैं वो आपको याद रखना है 9 जो है देश हैं। ठीक है ना। 9वां जो है एफसीओ का मेंबर कंट्री स्थायी जो देश बना है वो कौन सा सदस्य बना है? तो ईरान देश बना है। कौन सा जो है देश बना है? ईरान देश बना है। एफसीओ के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है एफसीओ के मेंबर कंट्री है, पहला आपका आता है सी फॉर चाइना, फिर आता है सी के बाद आता है आई फॉर इंडिया, फिर आई फॉर आता है ईरान, फिर के फॉर आता है कजाकिस्तान, फिर के फॉर आता है किर्गिस्तान, फिर पी फॉर आता है पाकिस्तान, फिर आर फॉर आता है रशिया, फिर यू फॉर आता है उज्बेकिस्तान। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आता है टी फॉर तजिकिस्तान। तो ये जो है 9 जो है मेंबर कंट्री हैं किसके? एफसीओ के शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 2024 एफसीओ समिट की 24वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कजाकिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अम्मा पोखरी योजना लॉन्च किया है। हाल ही में मोघरा योजना की शुरुआत भी जो है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। भितरकनिका जो है नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में ही स्थित है। चिल्का झील जो है महानदी पर उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। इंद्रावती डैम जो है कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। इंद्रावती नेशनल पार्क तो छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इंद्रावती बांध जो है ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, ये आपको याद रखना है। राजा पारबा महोत्सव जो है कहाँ बनाया जाता है? तो उड़ीसा में बनाया जाता है। नुआखाई फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में ही बनाया जाता है। धनु यात्रा
यात्रा फेस्टिवल जो है कहाँ बनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में ही बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। उड़ीसा का इंडिया के मैप पे लोकेशन यहाँ पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है झारखंड के साथ, नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा वेस्ट बंगाल के साथ, ईस्ट वाली सीमा बे ऑफ बंगाल के साथ, और इसकी राजधानी जो है भुवनेश्वर है। और अगला आपको याद रखना है, इसकी जो साउथ वाली सीमा लगती है आंध्र प्रदेश के साथ, वेस्ट वाली सीमा जो लगती है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन में कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो जीता है लक्ष्य सेन ने ली फी फेंग को हराकर, ठीक है ना। लक्ष्य सेन ने जो है बैडमिंटन में कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। जबकि कनाडा ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ये आपको याद रखना, अकाने यामागुची जो कि जापान देश से बिलोंग करती हैं। पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में हरा दिया गया था जापान की अकाने यामागुची के द्वारा, ठीक है ना। तो पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हार गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का पहला खिताब जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, रेड बुल के हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFFCA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर का के राजा रामन को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिंग लॉन्च किया है, तो राइट आंसर का चीन देश ने जो है अपना स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ओपन काइलिंग लॉन्च किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अमेरिका पर जितना भी निर्भर होता था चीन, उसको जो है कम करने के लिए जो है चीन ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिंग लॉन्च किया है। इंडिया के मैप पे देख लेते हैं चीन किधर पड़ता है, तो ये है चीन, कह सकते हैं इंडिया से जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है चाइना, जिसकी सीमा जो है 3488 किलोमीटर की लगती है भारत और चीन की सीमा। और ये किस लाइन के नाम से जानी जाती है, तो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। ये आपको याद रखना है, भारत और चीन की सीमा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शी जिनपिंग कह सकते हैं यहाँ के जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और रेन मिनबी या युआन जो है यहाँ करेंसी चलती है चीन की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन ब्रॉडर फॉर्ड का आयोजन अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए शुरू किया गया है। भारत और अमेरिका देश के द्वारा जो है ऑपरेशन ब्रॉडर फॉर्ड का आयोजन शुरू किया गया है कि जो भी मादक पदार्थों की या ड्रग्स की जो भी शिपमेंट तस्करी की जाती है उसको रोकने के लिए जो है इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत और अमेरिका की सेना के बीच की गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनलीफिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है, तो राइट आंसर देगा 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम थी अनलीफिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अचीम स्टेनर जो है UNDP के वर्तमान में महानिदेशक हैं। और 11 जुलाई 1989 को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी UNDP के द्वारा। और 1990 में 90 से अधिक देशों ने 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस बनाया था। जनसंख्या से संबंधित जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए व समस्याओं से संबंधित जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है यह दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी शिकायत समाधान सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, तो राइट आंसर देगा उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। 63 पॉइंट जो है 91% शिकायतों के समाधान के साथ जो है शिकायत समाधान सूचकांक 2023 में जो है टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है झारखंड, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम जो है ये टॉप पे है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लिथुआनिया में
भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम को जो है लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मनीष गुप्ता को जो है घाना देश में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दुरईस्वामी को जो है यूके में भारत के राजदूत हैं और प्रदीप कुमार रावत जो है चीन में भारत के वर्तमान में राजदूत हैं। घाना की जो राजधानी है वो अकरा है और फेडी यहाँ कैरेफी चलती है। लिथुआनिया की राजधानी जो है विल्नफ है और यूरो यहाँ कैरेफी चलती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर देगा मलाला यूसुफजई के द्वारा जो है वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? तो राइट आंसर देगा रेजर पे ने जो है भारतीय ये एक गेटवे कंपनी है, पेमेंट गेटवे कंपनी है। इन्होंने जो है मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। रेजर पे की स्थापना 2014 में की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और रिंगिट यहाँ करेंसी चलती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर देगा ये हो जाएगा लीफा या लीजा कह सकते हैं, ठीक है ना। ये भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर बन गया है जो उड़िया एवं अंग्रेजी जो है में न्यूज पढ़ सकता है और इसको लॉन्च किया गया है उड़िया टीवी जो है समाचार चैनल के द्वारा जो है या टीवी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला क्षेत्रीय एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित न्यूज एंकर। और भारत का पहला न्यूज एंकर जो है एआई आधारित कौन सा था? तो ये फना था जिसको आज तक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और विश्व का पहला जो एआई न्यूज एंकर था ये चीन के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। जिनजुआ या फिन्युआ कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जिनेवा या फिन्युआ होगा, ठीक है ना। तो ये विश्व का पहला जो था ये एआई न्यूज एंकर था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ कहां आयोजित किया जाएगा? तो अक्टूबर 2023 में यह आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थीम के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो राइट आंसर देगा 100 मीटर की बाघा दौड़ में जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है ज्योति याराजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 13 सेकंड में जो है इस दौड़ को पूरा करने वाली इतिहास की जो है एकमात्र जो है ये महिला खिलाड़ी बन गई हैं ज्योति याराजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय बन गई है ज्योति याराजी, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर देगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। और हाल ही में जो है जब प्राइम मिनिस्टर जो है फिजी की यात्रा पर गए थे तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोऊ से पपुआ न्यू गिनी के सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। और ऑर्डर ऑफ द नाइल टू लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से इजिप्ट सरकार के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नई दिल्ली में स्थित है। कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में जो है बीजी के आधार पर व्यस्त, कह सकते हैं भारत का जो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और हाल ही में ये चर्चा में किस तरह से रहा? तो 4 रनवे और डुअल टैक्सी वे प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। देख लेते हैं वर्तमान में भारत में कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पे भी स्टैटिक के तौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो पहला आपको याद रखना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर जो है महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी में स्थित है, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। जबकि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ नवाबों के शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। और गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। राजा भोज आपको याद रखना है, ये हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत गुजरात में स्थित है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक ना। वीर सावरकर ये आपको याद रखना है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी असम में स्थित है। जबकि बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर मंदिरों के शहर उड़ीसा में स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि कोड केरल में स्थित है। और कोच्चि इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट ये कोच्चि केरल में स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुन्नूर जो है केरल में स्थित है। और सांगनेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जो है राजस्थान में स्थित है, पिंक सिटी जयपुर में। और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और तिरुचिल्लापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिल्लापल्ली जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 जुलाई 2015 से प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अदानी ग्रुप के द्वारा किस देश में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में जो है अदानी ग्रुप के द्वारा देश की पहली जो है अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परियोजना शुरू की गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका यहाँ करेंसी चलती है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री लाइन जो है किसके देश के साथ लगती है? तो ये 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ लगती है। हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के 25वें संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1993 नोबेल पुरस्कार विजेता शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला जी के जो है नैतिक मूल्यों के महत्व को जानने के लिए जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। 1994 से 1999 तक यह जो है साउथ अफ्रीका के पहले अफेत जो है कह सकते हैं प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है ना। अगला, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2023 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर था? निर्यात तत्परता सूचकांक 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, इसमें टॉप पे था तमिलनाडु स्टेट, सेकंड पे था महाराष्ट्र और थर्ड पे था कर्नाटक। जबकि जो है पहाड़ी इलाकों में जो है पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड टॉप पे था। और छोटे और केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा टॉप पे था, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया है, तो फर्स्ट पे था तमिलनाडु। तो नीति आयोग से आपको क्या याद रखना है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है नीति आयोग। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी हैं वर्तमान में, और इसकी रिपोर्ट को सुमन बेरी के द्वारा ही रिलीज किया गया है। और वर्तमान में इसके CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPSC 2023 के एग्जाम में, ठीक है ना। अगला,
आपको याद रखना है नीति आयोग के पहले जो है उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया थे, और नीति आयोग के पहले सीईओ थे फिंदु फ्री खुल्लर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नोमैटिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश की संयुक्त सेना के बीच आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है नोमैटिक एलिफेंट मंगोलिया और भारत की सेना के बीच जो है आयोजित किया गया है, ठीक है ना। नोमैटिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 60वें संस्करण की दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और ये जीता है साउथ जोन वेस्ट जोन को हराकर। तो विजेता टीम कौन सी बनी है, साउथ जोन बनी है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेविस कप किससे संबंधित है, टेनिस पुरुषों के टेनिस से संबंधित है। फेड कप जो है महिलाओं के टेनिस से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, जबकि थॉमस कप जो है बैडमिंटन पुरुषों से संबंधित है, और उबेर कप जो है महिलाओं के बैडमिंटन कप से संबंधित है, और मार्केटा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, जबकि राइडर कप जो है गोल्फ पुरुषों से संबंधित है। सालिम कप जो है महिलाओं के गोल्फ से संबंधित है, और वाकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। फुदी रमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला, सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है। बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। फुब्रतो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। डूरंट कप काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डूरंट कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, जबकि रोबर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एमसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। होप मैन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, टेनिस से संबंधित है। ला लीगा फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी नौका यात्रा से संबंधित है। नेहरू कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नेहरू ट्रॉफी नौका यात्रा और नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बेलिंगटन ट्रॉफी जो है नौकायान से संबंधित है। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। एजार कप पोलो से संबंधित है, और डर्बी कप जो है ये घुड़दौड़ से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी, तो गुजरात के मेवाड़ा जिला में जो है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है स्थापित की जाएगी। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है, तो फिडे इंटरनेशनल जो है चेस फेडरेशन के द्वारा जो है 20 जुलाई को स्थापना दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। लॉजन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह ये नियुक्त किया गया है राकेश पाल को इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में। वर्तमान में यदि पूछा जाए कि वर्तमान में जो है भारत के जो है नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार हैं भारत के 25वें नौसेना प्रमुख। और वर्तमान में जो है भारत के वायु सेना प्रमुख कौन है, तो ये आपको याद रखना है 24वें नंबर के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और यदि पूछा जाए कि वर्तमान में जो है भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, आर्मी चीफ कौन है, तो ये 29वें नंबर के हैं जनरल मनोज पांडे, ठीक है ना। और अगला आपको याद रखना है कि भारत के दूसरे सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएफ कौन है, तो ये हैं बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे सीडीएफ अनिल चौहान। और तीनों सेनाओं का सशस्त्र सेनापति कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, कमांडर इन चीफ, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं, तो एमडी एंड सीईओ एफबीआई कार्ड के जो है किसे नियुक्त किया गया है, अभिजीत चक्रवर्ती को। और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है राजीव कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है दोबारा से नियुक्त किया गया है 3 साल के लिए, तुषार मेहता को, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा। और हाल ही में जो है कोल इंडिया लिमिटेड के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हमने पीछे पढ़ा पीएम प्रसाद को।
डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र अजीत पवार को नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के उप जो है मुख्यमंत्री के रूप में। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि न्यू जो है नेशनल फाइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी के जो है चेयरमैन के रूप में जो है ये पूर्व जो है इंडियन क्रिकेटर अजीत अगरकर को BCCI ने नियुक्त किया है। और अगला आपको याद रखना है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है ना। न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हमने पढ़ा है के राजा रमन को। इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है IFSCA का गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के जो है कार्यवाहक जो है निदेशक के रूप में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, CO कुमार सिंह को। डिप्टी CM ऑफ छत्तीसगढ़ TF सिंह को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इरिना घोष को नियुक्त किया गया है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया LIC के जो है MD के रूप में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको IMP कर लीजिएगा। 25th जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अभी हमने पढ़ा राकेश पाल को। MD एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया के जो है MD और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर ये जो है निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है। और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनेमिक लिमिटेड के जो है किसे नियुक्त किया गया है, माधवा राव को नियुक्त किया गया है। माधवा राव को कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा स्टील के जो है निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उप निदेशक तो कह सकते हैं TB नरेंद्रन को। और केरला हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई को। और तेलंगाना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है जस्टिस आलोक आराध्य को नियुक्त किया गया है। और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में जो है IPF ऑफिसर मनोज यादव को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में जो है निवृत्ति राय को नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये दोबारा फिर आ गया है, ठीक है ना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया जाएगा। और बोम्मन हाल ही में इसका शुभंकर जो है अनावरण किया गया है इसके शुभंकर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोमालिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नमाग्या खाम्पा को जो है हाल ही में सोमालिया में भारत के जो है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला, हाल ही में लीसा फ्रैंचेटी इंपॉर्टेंट है, किस देश के इतिहास में सिर्फ नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी है, तो जो है अमेरिका देश के इतिहास में पहली बार जो है लीसा फ्रैंचेटी जो है ये देश के इतिहास में सिर्फ नौसेना अधिकारी का कमान संभालने वाली पहली जो है महिला बनी है अमेरिका की, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो है अभिनेता शाहरुख खान को जो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ICC विश्व कप जो है 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा। और इसका कौन सा संस्करण होगा, 13वां संस्करण होगा, अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसमें 10 टीम टोटल पार्टिसिपेट करेंगी, 48 मैच खेला जाएगा। और अगला 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इसका पिछला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था, 12वां संस्करण, कहाँ, इंग्लैंड के वेल्स में। और इसमें जो विजेता टीम बनी थी इंग्लैंड की टीम बनी थी न्यूजीलैंड को हराकर। इसमें जो मोस्ट रन थे वो रोहित शर्मा के थे 648 रन और 24 विकेट थे मिचेल स्टार्क के, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज हैं। और जबकि अगला जो कह सकते हैं 14th नंबर का जो है ICC वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा 2027 में, वो 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी संदीप चक्रवर्ती को
किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह इंडोनेशिया में जो है भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी संदीप चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर जगह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत कहाँ ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की मेजबानी की है? तो राइट आंसर जगह नई दिल्ली में जो है भारत पहली बार ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो राजस्थान राज्य ने जो है भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक 2023 जो है पेश किया है। गिग का मतलब क्या है? तो जो भी कर्मचारी अल्पकालिक रोजगार वाले होते हैं, जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, इन्हें कहा जाता है गिग श्रमिक। और यह विधेयक जो है पेश किया है, भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान 2023 गिग श्रमिक विधेयक पेश करने वाला। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, केवला देव जो है घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में ही स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्र जो हैं यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे जुलाई 2023 में भारत की पहली यात्रा पर आए थे? तो 23 से 24 जुलाई के बीच जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति जो है रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे जुलाई 2023 में। श्रीलंका की राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है और फिलीनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका की सेना के बीच आयोजित की जाती है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। हाल ही में आयकर दिवस की 164वीं वर्षगांठ कब बनाई गई है? तो राइट आंसर जगह 24 जुलाई को जो है आयकर दिवस की 164वीं वर्षगांठ बनाई गई है। इसकी शुरुआत जो है 1860 में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट 2023 में इसकी 164वीं वर्षगांठ बनाई गई है। और भारत में जो है आयकर के लिए प्रमुख संस्था कौन सी है? तो ये है CBDT, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह भायकुला रेलवे स्टेशन। भायकुला रेलवे स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसी को जो है यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 के जो है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के जो है 23 साल 137 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर जो है भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक। पहले नंबर पर कौन है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री? ये हैं कौन? तो आपको याद रखना है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग। ठीक ना। ये कब तक रहे? तो आपको याद रखना है 24 साल 166 दिनों का जो है इनका रिकॉर्ड है। और 24 साल 166 दिनों तक जो है सेवा करने वाले भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग। ये आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पर आ गए हैं नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साउथ कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन IFFF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में थर्ड संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राइट आंसर का 17 पदक टोटल जो है जीते हैं भारत ने। ठीक है ना। और 28 पदकों के साथ जो है चीन टॉप पे रहा और 10 पदकों के साथ यूक्रेन थर्ड नंबर पर था और भारत जो है 17 पदक के साथ सेकेंड पोजीशन पर था। ये जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ठीक है ना। और 6 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 1999 में जो है कारगिल वार में
पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए जो है 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के समय जो है कारगिल युद्ध के समय जो भारत के जो है प्रेसिडेंट कौन थे, तो KR नारायण थे, और MR तर्रार पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति थे, और नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। कारगिल युद्ध के समय काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड फिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर और दुनिया का 40वां शहर बन गया है स्पेस सिटी बेंगलुरु। ये आपको याद रखना है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आदित्य सामंत किस नंबर के भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 83वें नंबर के जो है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। ये आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5वीं हेलीकॉप्टर और हेली समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर जगह खजुराहो मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की राजधानी है। खजुराहो में जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है 5वीं हेलीकॉप्टर और हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया है, और इन्होंने जो है हेली ऐप की भी शुरुआत की है, और यहीं से जो है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के जो है 5.2 जो है योजना लॉन्च किया है। उड़ान योजना जो है 2016 में जो है ये जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड के टैम्पियर में आयोजित टैम्पियर चैंपियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये सुमित नागल ने जीता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 50वां CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना जो है दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर का 27 जुलाई को मनाया गया है, और सुजय लाल जो है इसके वर्तमान में CRPF के महानिदेशक हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2023 को जो है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स भारत मंडपम का उद्घाटन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जो IECC है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, ये जो है दुनिया के शीर्ष 10 जो है प्रदर्शनी व जो है बैठक जो है परिसर में शामिल हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े 10 शीर्ष जो है परिसर केंद्र में, और सितंबर 2023 में जो है यहाँ G20 देशों का समिट का आयोजन किया जाएगा। इसी कारण इसका जो है उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 2700 करोड़ रुपए की लागत राशि से इसको बनाया गया है 123 एकड़ जमीन पर। यह भी आपको याद रखना है। इसका नाम है भारत मंडपम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इको रैप के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो राइट आंसर 2027 तक जो है भारत जो है FBI की आर्थिक अनुसंधान रिपोर्ट इको रैप के अनुसार 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, वर्तमान में भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। पहले पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुल GDP का जो है वैश्विक GDP का 25.4%, और चाइना का जो है वैश्विक GDP का जो है 18% लगभग, और थर्ड नंबर पे है जापान, और फोर्थ नंबर पे है दुनिया का सबसे बड़ा जो है अर्थव्यवस्था वाला देश वो है जर्मनी, और 5वें नंबर पे है 3.4 जो है वैश्विक GDP के साथ योगदान के साथ अपना इंडिया। और 2027 तक यह जो है जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर जो है इंडिया अपना भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित यूनाइटेड नेशन में भारत की राजदूत कौन है? तो ये हैं रुचिरा कानबोज। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन लाइफ वन लिवर थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो ये बनाया गया है 28 जुलाई को। इसकी थीम क्या थी? वन लाइफ वन लिवर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 28 जुलाई को मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के चेयरमैन और संस्थापक प्रेम प्रकाश को जो है शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल एजुकेशन मेंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा निजी वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये आपको याद रखना है 29 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 29 जुलाई को मनाया गया है। और अगला आपको याद रखना है कि बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, टाइगर फेस्टिवल 2022 में जो है टोटल भारत में टाइगरों की संख्या 3167 है और 785 जो है टाइगर के साथ मध्य प्रदेश टॉप पे है टाइगर फेस्टिवल 2022 में, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला स्टैटिक के तौर पर आपको क्वेश्चन याद रखना, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो अजय बांगा भारतीय मूल के हैं। तो अजय बांगा जो है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के वर्तमान में जो है अध्यक्ष है। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। अंशुला कांत MD और CEO हैं। इंदरमित गिल जो है वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं शक्तिकांत दास। और हाल ही में जो है स्वामीनाथन जानकी रमन को जो है RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है महेश कुमार जैन की जगह। TB रविशंकर और M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन और माइकल देव पात्रा जो हैं 4 RBI के ये वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। और वर्तमान में 25वें नंबर के RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश खारा जो है वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये था दोस्तों जुलाई मंथ 2023 का जो है कंप्लीट करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक GK। यदि आपको इस पूरे क्लास की आंसर के साथ जो है PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।